तो हम मॉर्गेनथ्यू एज ए थिंकर पढ़ते हैं और ये राजनीतिक यथार्थवाद इसमें दिखाई देता है, यानी पॉलिटिकल रियलिज्म इसमें दिखाई देता है। तो यहूदी जर्मन शरणार्थी मॉर्गेनथ्यू शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो ये भी जर्मन शरणार्थी थे, यहूदी थे और शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। मॉर्गेनथ्यू यथार्थवाद का पर्यायवाची है, ऐसा गाजी आल्गोर सेरबी बोलते हैं। मॉर्गेनथ्यू यथार्थवाद का पर्यायवाची है, यानी यथार्थवाद इज इक्वल टू मॉर्गेनथ्यू इज इक्वल टू यथार्थवाद। ये मॉर्गेनथ्यू को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पोप कहा जाता है, पोप यानी सर्वोच्च व्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, ऐसा मॉर्गेनथ्यू बोलते हैं। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो स्ट्रगल फॉर पावर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विरोधी हितों और उनके बीच होने वाले अविराम संघर्ष का रण क्षेत्र है। शक्ति मनोवैज्ञानिक है, तो शक्ति मनोवैज्ञानिक होती है। अच्छा, ये कैसे? तो आपको यूएसए की जो शक्ति है या चाइना की जो शक्ति है वो मनोवैज्ञानिक है। हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, यूएसए इस प्रकार से वो एक्शन है ले रहा है, जैसे चीन जिस प्रकार से भारत की अवहेलना कर रहा है, या जो उसके साउथ चाइना सी में जो कंट्रीज हैं उनको अवहेलना करता है, तो उनको पता है कि क्यों कर रहा है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक है, समझ में आ जाता है। शक्ति का तात्पर्य राजनीतिक शक्ति यानी पॉलिटिकल पावर है। इसी कारण इसे राजनीतिक यथार्थवाद या पॉलिटिकल लिबरलिज्म कहा जाता है, जो बल व सैन्य उपयोग से अलग है। तो बल का आप एग्जैक्टली उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन चाइना ने बहुत सारे युद्ध नहीं लड़े, जबकि उससे तो लड़ भी चुका है, लेकिन चीन ने बहुत सारे युद्ध नहीं लड़े, फिर भी चीन को शक्तिशाली माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक है ना। आपको पता है कि इतनी सारी इसके पास आर्थिक पावर है, इसके पास सैन्य पावर है, तो देश तो मजबूत है ही। शक्ति साधन दोनों है। तो जो पावर है ये गोल भी है अपने आप में और ये टूल भी है अपने आप में। दूसरे व्यक्ति के मन व कार्यों पर नियंत्रण ही शक्ति है। तो अगर हम लोग किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति के मन और कार्यों को नियंत्रण कर सकें, फॉर एग्जाम्पल जो चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान के मन प्लस कार्य दोनों पर वो क्या कर रहा है, नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है या कर भी लेता है। तो यही शक्ति है और क्या। वर्तमान परमाणु युग शक्ति संतुलन का स्वर्णिम युग है। तो जो वर्तमान का न्यूक्लियर एज है वो शक्ति संतुलन का गोल्डन एज है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो दो ध्रुव जहां पर यूएसएसआर बटे हुए थे तो आपस में ये शक्ति संतुलित थे। केनेथ वाल्टज ने मॉर्गेनथ्यू के यथार्थवाद को परंपरागत यथार्थवाद ट्रेडिशनल या क्लासिकल लिबरलिज्म कहा है। बुक महत्वपूर्ण है, पॉलिटिक्स इमेजिनेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, 1948 में आई थी और इस पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विज्ञान को विकसित करने का दावा किया गया। तो ये क्या कहते हैं मॉर्गेनथ्यू कि हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के विज्ञान को डेवलप कर लिया। साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स 1946 में बुक आती है। फिर इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट 1951 में बुक आती है। डिलेमा ऑफ पॉलिटिक्स 1958 में बुक आती है। डिलेमा ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति की दुविधा। द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स 1960 में बुक आती है। पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। मॉर्गेनथ्यू के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक यथार्थवाद के 6 शाश्वत नियम हैं। कौन कौन से? राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में है। तो राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में है। अंतर्राष्ट्रीय जो 6 नियम है उसमें से जो पहला नियम है वो मानव स्वभाव पर ही देता है, ह्यूमन नेचर कैसा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी मनुष्य के स्वभाव, स्वार्थवाद व प्रभुत्व लालसा की समानार्थी। जिस प्रकार एक मानव के अंदर स्वार्थ होता है, प्रभुत्व की चाह होती है, वैसे ही स्टेट्स के अंदर भी प्रभुत्व और स्वार्थ की चाह होती है। विश्व मानव प्रकृति का ही प्रतिबिंब है। अब आखिर स्टेट को रन कौन करता है? मानव ही तो रन करते हैं। तो अगर मानव का स्वभाव स्वार्थी और प्रभुत्वशाली है तो स्टेट भी अल्टीमेटली वही प्रकार के गुण शो करेंगे ना। स्वार्थपरकता तो फिर भी पूर्ण हो जाती है, पर प्रभुत्व लालसा हॉब्स के कहे अनुसार मृत्यु पर ही खत्म होती है। तो स्वार्थपरकता सेल्फ इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं खत्म भी हो जाएगा, लेकिन जो प्रभुत्व की लालसा है, अथॉरिटी की लालसा है, वो कब खत्म होगी? जब एक व्यक्ति स्वयं मर जाएगा, ऐसा हॉब्स ने भी कहा था। मॉर्गेनथ्यू का जो पॉलिटिकल मैन है, तो मॉर्गेनथ्यू का पॉलिटिकल मैन हॉब्स व मैकियावेली द्वारा वर्णित मानव जैसा है। शक्ति के सभी रूपों की जड़ मानव जाति की लालसा में निहित है। तो शक्ति के सभी रूपों की जड़ मानव जाति की लालसा में निहित है। शक्ति के सभी रूपों की जड़ किसमें निहित है? मानव जाति की लालसा में, यानी ग्रीड में निहित है। राष्ट्र हितों की प्रधानता नेशनल इंटरेस्ट की प्रधानता है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। और यही नियम यथार्थवाद का केंद्र बिंदु भी है।
राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेशनल इंटरेस्ट इज इक्वल टू शक्ति। मार्गन ने राज्यों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष के 3 बुनियादी तरीके बताए। कौन कौन से? 3 बेसिक पैटर्न। एक तो है स्टेटस को, यानी यथास्थिति, यथास्थितिवादी व्यवस्था। तो टू कीप पावर, ये यथास्थिति क्यों बनाई जाती है? कि हम पावर को बनाए रखें। तो भारत और चाइना अभी स्टेटस को पर की स्थिति पे है कि अभी दोनों की पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि एक दूसरे को ओवर पावर कर सकें, इसलिए स्टेटस को मेंटेन है। इंपीरियलिज्म टू इंक्रीज पावर। अब जो ब्रिटेन ने इंपीरियलिज्म क्यों अपनाया? इंपीरियलिज्म बेसिकली साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद मतलब आप दूसरे देशों पर जाके आक्रमण करते हैं, ना केवल आक्रमण करते हैं बल्कि उनको अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? पावर को इंक्रीज करने के लिए, वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। प्रेस्टीज डेमोन्स्ट्रेट पावर, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के रूप में पावर। तो यूएसए पावर को हासिल कर लिया, उससे क्या मिला? प्रतिष्ठा मिली। चाइना क्यों हासिल करना चाहता है? चाइना भी यूएसए की तरह प्रतिष्ठा हासिल करना चाह रहा है, इसलिए वो पावर को बार बार अचीव करना चाह रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विदेश नीति के संदर्भ में मार्गन ने कहा कि राष्ट्रीय हित व नैतिकता के मध्य चुनाव एक गलत विकल्प है, यानी चॉइस बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट एंड द मोरल्स वाज अ फेक चॉइस या फॉल्स चॉइस। क्यों? क्योंकि हमें केवल और केवल नेशनल इंटरेस्ट को ही चुनना है। नैतिकता और राष्ट्रीय हित, तो नैतिकता तो कहीं से कहीं मैटर ही नहीं, राष्ट्रीय हित ही एकमात्र चीज है जिसको अचीव करना चाहिए। राज्यों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर आवश्यक है। शक्ति संतुलन, यदि किसी राज्य के अस्तित्व को एक प्रभुत्वशाली वाले राज्य या मजबूत राज्यों के गठन से खतरा हो तो उसे अन्य राज्यों के साथ सेना में शामिल हो जाना चाहिए। एक औपचारिक गठबंधन स्थापित कर विरोधी पक्ष की शक्ति की जांच कर अपनी स्वयं की स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस की शक्ति अगर कम हो रही, फ्रांस को पता चल गया कि अब नेपोलियन का दौर खत्म हो गया है और अब ब्रिटेन बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो फ्रांस क्या करेगा? फ्रांस जर्मनी या उस समय तो प्रसिया था, प्रसिया हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ऐसे देशों के साथ संघ बनाएगा और जो ब्रिटेन की पावर है उसको चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अकेले ब्रिटेन को चेक नहीं कर सकता, लेकिन साथ में तो कर ही सकता है। ये बात है। शक्ति संतुलन एक ऐसा यंत्र है जो शक्ति के संतुलन को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि कोई भी राज्य या राज्यों का गठबंधन अन्य सभी पर प्रभुत्वकारी बनने में समर्थ न हो सके। कि अब या तो ब्रिटेन या फ्रांस ने जो ग्रुप बनाया है वो एक दूसरे पर हावी ना हो जाए, मतलब दोनों की शक्ति बराबर रहे, क्योंकि शक्ति संभवतः उपयोगी साधन है। समझदार नेता इसे उचित मात्रा में प्राप्त करने की कोशिश करता है। राज्यों को अंतिम चिंता शक्ति सत्ता की नहीं बल्कि सुरक्षा की होती है, तो सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। शक्ति एक टूल है जिसके माध्यम से हम सुरक्षा को इंश्योर करते हैं। राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। अब नेशनल इंटरेस्ट का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। राष्ट्र हित सदैव परिवर्तनशील होते हैं। तो पहले जो यूएसए का हित था, तो एक समय जो यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट था चाइना के साथ आर्थिक और जो वेरियस साझेदारी है उसको करने में। तो 1972 के बाद भारत यूएसए और चाइना की बहुत ज्यादा प्रगाढ़ दोस्ती हो गई। लेकिन अब यूएसए का इंटरेस्ट कैसा है? अब चाइना को टैकल करना है, चाइना के विरोध में खड़ा होना है। तो अब यूएसए और चाइना के रिलेशन खराब हो चुके हैं। राष्ट्रीय हित पर 3 आवरण आते हैं। पहला उपराष्ट्रीय हित, अभिजनों के निजी संकीर्ण हित राष्ट्रीय हित बन जाते हैं। तो उपराष्ट्रीय हित, तो जो अभिजन होते हैं, जो एलीट क्लास होती है, उसके निजी संकीर्ण हित राष्ट्रीय हित बन जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो सेना है उसके हित नेशनल इंटरेस्ट बन चुके हैं और उसे वो ऐसे प्रोजेक्ट करती है पावर में बने रहने के लिए कि जो पाकिस्तान की सेना है उसके इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट की तरह वो प्रोजेक्ट करती है। अन्य राष्ट्रीय हित, तो विदेशी हस्तक्षेप या अन्य किसी राज्य के दबाव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय हित बदल जाते हैं। अधिराष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीयवाद की बढ़ती भावना से राष्ट्रीय हित छुप जाते हैं। तो अब जैसे अंतर्राष्ट्रीयतावाद से ईयू बन गया, तो अब जो अलग अलग राज्य हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस है या जर्मनी है, तो उसके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं ईयू में आके दब गए। नेशनल इंटरेस्ट तो मार्गन बेसिकली कहता है कि 2 प्रकार के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। एक स्थिर या मार्मिक, ये कोर नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। बेसिकली कोर नेशनल इंटरेस्ट ये ऐसे नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जिनके लिए कोई भी समझौता किया ही नहीं जा सकता। अब भारत की जो एकता और अखंडता का जो नेशनल इंटरेस्ट है या भारत की जो बाउंड्रीज
को लेके जो जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसके लिए भारत किसी के साथ कोई समझौता कर ही नहीं सकता। ये ऐसे नेशनल इंटरेस्ट है। दूसरे होते हैं अस्थिर या गौण, सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट। तो ये हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हित होते हैं। तो आर्थिक हित को भारत एक बार सेक्रीफाइस भी कर सकता है कोर नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो भारत के अगर चाइना के साथ बाउंड्री के इश्यूज है, तो भारत ने चाइना के साथ बहुत सारे व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा पाकिस्तान ने भी किया था भारत के साथ, और भारत ने भी पाकिस्तान के साथ किया था। तो ये सेकेंडरी होते हैं, इनको आप बैक बर्नर पर रख सकते हैं। लेकिन जो कोर नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल भौतिक सुरक्षा या एकता व अखंडता, इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। नो मीन्स नो, एंड दैट इज बिग नो। अंतर्राष्ट्रीय हित है अस्तित्व रक्षण। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? आप अपना सर्वाइवल मेंटेन करते रहिए। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य, ये चौथा नियम है मॉर्गनथेउ का, कि जो रीजन है ये पॉलिटिक्स का हाईएस्ट वैल्यू है। अमूर्त नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो हम अब्स्ट्रैक्ट जो मोरल प्रिंसिपल हैं राजनीति पर लागू नहीं कर सकते हैं कि एक ऐसा देश है, जैसे पहले कहा जाता था ना, जैसे गौरी क्यों जीता और जो महाराणा प्रताप क्या, पृथ्वीराज चौहान क्यों हार गए तराइन के सेकंड युद्ध में? क्यों? क्योंकि एक भारत में परंपरा थी कि भागते हुए जो दुश्मन है उस पर हमला नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है? एक अमूर्त नैतिक नियम है। महाभारत में क्या था कि जो रात्रि जब से रात्रि हो जाती है तो युद्ध खत्म हो जाता है या युद्ध विश्राम हो जाता है। ये अमूर्त नैतिक नियम है। ये राजनीति पर लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि इससे नुकसान हुआ ना, पृथ्वीराज चौहान हार गए, वहां से पूरे भारत की जो दिशा है दशा बदल गई। तो ये अमूर्त नैतिक सिद्धांतों के लिए आप राजनीति को नहीं या पॉलिटिक्स को आप या रिलीजन को या रियलिटी को आप दरकिरार नहीं कर सकते हैं। यथार्थवाद विवेकशीलता को वैकल्पिक राजनीतिक कार्यों के परिणामों की तुलना करने का सबसे उत्तम गुण मानता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवेकपूर्ण यानी स्वहित सोचकर निर्णय लिए जाते हैं, भावना या नैतिकता में बहकर नहीं। अमूर्त नैतिक नियम राजनीति में लागू नहीं होते हैं। सत्य, अहिंसा, बंधुत्व, समानता आदि नैतिक मूल्यों के लिए कोई भी राष्ट्र अपने हितों की बलि नहीं चढ़ाता। तो सत्य के लिए, अहिंसा के लिए कोई भी राष्ट्र अपने हितों की बलि नहीं चढ़ा सकता। राष्ट्रों के नैतिक मूल्य सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक होते हैं। तो जो यूनिवर्सल राष्ट्रों के नैतिक मूल्य सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक होते हैं, यानी सार्वभौमिक नैतिक नियम राज्य के व्यवहार में विश्वसनीय नहीं होते हैं। सुरक्षा व शक्तिवर्धन राष्ट्रों का एक नैतिक मूल्य है, जबकि सार्वभौमिक मूल्य है शांति व सहयोग। तो जो राष्ट्रों के नैतिक मूल्य है, राष्ट्रों के नैतिक मूल्य फॉर एग्जाम्पल सुरक्षा और शक्तिवर्धन, ये किसी राष्ट्र का नैतिक मूल्य हो सकता है। लेकिन जो सार्वभौमिक नैतिक मूल्य है वो क्या है? शांति व सहयोग। राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्ता, यानी कि जो पॉलिटिकल जो स्फीयर है वो ऑटोनॉमस है। वो ना तो इथिक्स से जुड़ा हुआ है, ना तो वो इथिक्स है, ना तो वो अर्थव्यवस्था है, ना तो वो समाजशास्त्र है, वो कुछ नहीं है। वो जो पॉलिटिक्स है वो अपने आप में ऑटोनॉमस स्फीयर है, और हमें उसी जैसा ट्रीट कर, एक ऑटोनॉमस स्फीयर की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो राजनीति क्षेत्र आर्थिक, कानूनी, सांस्कृतिक, विचारधारात्मक क्षेत्रों से स्वायत्त व स्वतंत्र होता है। मॉर्गनथेउ के यथार्थवाद का विश्लेषण। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के 3 मूल नियम है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शक्ति के लिए संघर्ष है। दूसरा, प्रत्येक देश राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भाग लेता है। किसी भी राष्ट्र का राष्ट्र हित उसके भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विस्तार में होता है। 3 प्रकार की विदेश नीतियां हैं, एक तो स्टेटस को, दूसरा इंपीरियलिज्म, तीसरा प्रेस्टीज की। शक्ति जो स्थापना है उसके लिए 3 विधियां हैं। तो प्रतिबंध द्वारा शांति स्थापित करना, यानी निशस्त्रीकरण आप करें, डिमिलिटराइजेशन करें या निशस्त्रीकरण करें। फिर रूपांतरण द्वारा शक्ति स्थापना, परस्पर सुलह द्वारा शांति स्थापना। तो इसमें कौन कौन सी नीति आती हैं? कूटनीति द्वारा, यह ज्यादा व्यवहारिक है। अन्य नीतियां शक्ति संतुलन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है और जनमत के बंधन है। ये ज्यादा व्यवहारिक नहीं है, लेकिन जो कूटनीति है ये ज्यादा व्यवहारिक है। शक्ति के संदर्भ में 3 नीतियां हो सकती हैं, मॉर्गनथेउ ऐसा बोलता है। एक तो यथास्थितिवादी यानी स्टेटस कोइस्ट, स्ट्रगल फॉर पावर, पॉलिसी ऑफ स्टेटस को। जिन राज्यों की शक्ति सीमित है तथा वो उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी शक्ति को अपने वर्तमान स्तर पर बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। उनका उद्देश्य वर्तमान हितों की रक्षा करना, कि हम अपनी शक्ति बढ़ा नहीं रहे तो कम से कम हमारी शक्ति घटे ना, स्टेटस को तो मेंटेन रहे। फिर साम्राज्यवादी नीति, इंपीरियलिज्म की पॉलिसी, स्ट्रगल फॉर पावर, पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। तो किसी परिवर्तनकारी राज्य की शक्ति विस्तार की लालसा जब चरम पर पहुंच जाए तो साम्राज्यवादी नीति होती है। जैसे ब्रिटेन की जो नीति थी या जो लालसा थी, ग्रीड थी, जब चरम अवस्था में पहुंच गई तो वो कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आया, साम्राज्यवाद का।
कॉन्सेप्ट लेके आया। फिर प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज, तो ये शांति स्थापना के लिए 3 उपाय हैं, मॉर्गन थेओ बोलता है। प्रतिबंध द्वारा शांति, तो पीस थ्रू लिमिटेशन, यानी आप निशस्त्रीकरण करिए, सामूहिक सुरक्षा करिए, शांतिपूर्ण परिवर्तन करिए, न्यायिक समझौते व अंतर्राष्ट्रीय करार करिए। फिर नेक्स्ट है रूपांतरण या परिवर्तन द्वारा शांति, पीस थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, इसका उपाय है विश्व समाज की स्थापना करिए, ग्लोबल सिविल सोसाइटी का निर्माण करिए, ग्लोबल सिविल सोसाइटी का निर्माण करिए, विश्व समाज का आप निर्माण करिए। पारस्परिक सुलह द्वारा शांति, पीस थ्रू एकोमोडेशन, तो इसमें राजनय या कूटनीति जैसी पॉलिसियां शामिल हैं, डिप्लोमेसी का यूज कर सकते हैं आप। ये दोनों उपयोग दोनों से ये श्रेष्ठ है डिप्लोमेसी वाली नीति। डेविड सिंगर की पुस्तक का क्या नाम है? द वर्ड पॉलिटिक्स, ये 1964 में आती है। मॉर्गन थेओ को सबसे प्रमुख सिद्धांत निर्माता कहा जाता है। उसमें उसने कहा गाजी ए आर आलगोर सेबी ने कहा यथार्थवाद और मॉर्गन थेओ पर्यायवाची हैं। फिर बेरी बुचान, यथार्थवाद उनका प्राकृतिक घर है जो रूढ़िवादी विचारधारा की ओर झुके हुए हैं। तो जो रूढ़िवादी विचारधारा यानी जो क्लासिकल लिबरल हैं या जो कंजर्वेटिज्म पर विश्वास करते हैं, जो कंजर्वेटिव जिनकी थिंकिंग है, जो राइट विंग वाले लोग हैं, उनके लिए रियलिज्म उनका प्राकृतिक घर है। यथार्थवाद की आलोचना संयोग और शांति की इसमें उपेक्षा की जाती है। नेबुर ने कहा यथार्थवादी ये तिमिर पुत्र हैं। तिमिर पुत्र यानी ये सन ऑफ डार्कनेस है, सन ऑफ डार्कनेस है, जबकि जो लिबरल्स हैं ये सन ऑफ लाइट है। आदर्शवादी प्रकाश की संतानें हैं यानी सन ऑफ लाइट हैं, और यथार्थवादी अंधकार की संतानें हैं, तिमिर पुत्र हैं। रोनाल्ड नेबुर ऐसा बोलते हैं। आदर्शवाद की नीतियां दीर्घकालिक हैं, जबकि यथार्थवाद काल्पनिक। जो यथार्थवाद है ये अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। तो हमारी जो फॉर एग्जाम्पल 1972 का अगर युद्ध हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो हमारा जो यथार्थवाद क्या है, जैसे पाकिस्तान है उसका मुंह तोड़ जवाब दो, है ना। तो ये हमारे इमीडिएट हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत भी या पाकिस्तान भी यही चाहेगा कि शांति हो। तो ये आदर्शवादी जो चीजें हैं ये लॉन्ग टर्म की होती हैं, जबकि अल्पकालिक जो हमारा इमीडिएट हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको पूर्ति करो। स्टैनली हाफमैन ने यथार्थवाद को शक्ति अद्वैतवाद यानी पावर मोनिज्म कहा। सैमुअल पी हंटिंगटन, इनकी जो फेमस बुक है क्लाइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, हंटिंगटन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय समाज में त्रुटि रेखाएं, फॉल्ट लाइन बढ़ती जा रही हैं और वे सभ्यताएं जो विभाजित हैं। तो अब इनका मानना है सैमुअल पी हंटिंगटन का कि अब जो क्लैश होगा, अब जो संघर्ष होंगे देशों के मध्य, वो शक्ति को लेके नहीं होंगे, अब सिविलाइजेशन सभ्यताएं लड़ेंगी आपस में। तो इस्लाम एक तरफ होगा, क्रिश्चियनिटी एक तरफ होगी, हिंदुइज्म एक तरफ होगा, तो अब सिविलाइजेशन लड़ेंगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब राष्ट्र राज्यों की नहीं बल्कि सभ्यताओं का संघर्ष होने वाला है। मॉर्गन थेओ के सिद्धांतों की आलोचना तो ये रॉबर्ट टकर है, ये करते हैं। ये वो क्या बोलते हैं कि मॉर्गन थेओ के जो नियम है, मॉर्गन थेओ के नियम माने तो राज्य का कोई भी कार्य अनैतिक नहीं है। तो माने कि जो अमेरिका ने किया वियतनाम के साथ वो भी सही है, या कि आप जो अमेरिका ने जापान के साथ किया वो भी सही है। तो ये तो फिर आप नैतिकता को तो आप पीछे ही छोड़ के आ गए ना। वैसे कि नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतकार एन.जे. टिकनर ने मॉर्गन थेओ के 6 नियमों का पुरुषवादी परिप्रेक्ष्य का आरोप लगाकर उनकी आलोचना की है और कहा है कि उसके नारीवादी विकल्प प्रस्तुत करती है। कौन? एन.जे. टिकनर, जो मॉर्गन थेओ की बातें हैं उनको। ये टिकनर कहती है कि मॉर्गन थेओ के नियमों में द्विधाप्ति है, ये दोहरे अर्थ वाले हैं, ये डबल मीनिंग वाले जो सिद्धांत हैं। बेसिकली उनका मानना था, जो एन.जे. टिकनर है, नारीवादी थिंकर हैं, इनका मानना था कि जो नैतिकता के नियम हैं ये सार्वभौमिक हैं और इनको कोई नेशन स्टेट नहीं छोड़ना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। और पॉलिटिक्स ऑटोनोमस स्फीयर नहीं है। या मानव स्वभाव की जब इसमें चर्चा की जाती है तो मानव स्वभाव क्या मानव का ही होता है या पुरुषों का ही मानव स्वभाव की चर्चा करता है मॉर्गन थेओ? महिलाओं का मानव स्वभाव कहाँ है? जो शांति चाहती हैं, जो एथिक्स ऑफ केयर पर विश्वास करती हैं, उनको कहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एकोमोडेट किया जा रहा है। फिर मार्क्सवादी तो मॉर्गन थेओ के विचारों को तुच्छ व अपरिपूर्ण मानते हैं क्योंकि विदेश नीति निर्माण में आर्थिक अवयवों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राष्ट्र राज्य एक इकाई युक्त अभिकर्ता है, लेकिन वह इसके अतिरिक्त सामाजिक या वैचारिक या विचारधारात्मक प्रकृति में वाणिज्य और राज्य अभियानों के साथ रुचि नहीं दिखाता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता जैसे गैर सरकारी सत्ताएं व अंतर्राष्ट्रीय बाजार को पूर्णतः नजरअंदाज करता है। निकोलस गुइलहोट मॉर्गन थेओ के सिद्धांत व इसके समान दृष्टिकोण रखने वालों को एक यथार्थवादी चाल के रूप में देखना चाहिए, जो राजनीति विज्ञान के विजेता के रूप में उभर रहे हैं व्यवहारवादियों के व्यवहार को सीमित करने के लिए। फिर रिचर्ड स्नाइडर ने कहा है कि मॉर्गन थेओ की रचनाओं में
की रचनाओं से यह पता नहीं चलता कि उसका मतलब अधीन लोगों की स्वतंत्रता की मांग स्वीकार कर लेना है या कमजोर देशों की घरेलू और विदेशी नीति पर नियंत्रण रखने से है। वाल्टज ने कहा है कि मर्गनथेओ के सिद्धांत निश्चयात्मक और अनिश्चयात्मक का मिलान खींचतान करके किया गया है। इसमें वाल्टज ने कहा है कि चाहे सुनिश्चित सिद्धांत ना मिले, पर उसने मर्गनथेओ सिद्धांत रचना के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान की। तो भले ही मर्गनथेओ में हमें सुनिश्चित सिद्धांत नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन उसने सिद्धांत रचना के लिए पर्याप्त सामग्री तो हमें प्रदान कर ही दी है। तो नेक्स्ट है नव यथार्थवाद यानी न्यू रियलिज्म। तो इसका उदय 1980 दशक में हुआ। इसके प्रणेता कौन थे? केनेथ वाल्ट थे। और केनेथ वाल्ट के नव यथार्थवाद को स्ट्रक्चरल यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद या स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। आक्रामक यथार्थवादी मीरसाइमर वाल्ट के संरचनात्मक यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद यानी डिफेंसिव रियलिज्म कहते हैं। डिफेंसिव क्यों? क्योंकि केवल ये सुरक्षा पर फोकस करता है कि जो राष्ट्र हैं वो केवल और केवल सुरक्षा को मैक्सिमाइज करते हैं, ना कि शक्ति को। जबकि मीरसाइमर क्या बोलते हैं कि जो देश हैं वो शक्ति को मैक्सिमाइज करते हैं। केनेथ वाल्ट की फेमस पुस्तकें हैं द मैन द स्टेट एंड वार। मैन द स्टेट एंड वार, ये 1964 में बुक आती है। फिर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में आती है। केनेथ वाल्ट अंतर्राष्ट्रीय संरचना स्वतः एक बल है। अंतर्राष्ट्रीय संरचना स्वतः एक बल है। यह राज्य के व्यवहार को बनाए रखती है। राज्य उसे प्रतिबिंबित नहीं कर सकते। व्यक्तिगत राज्य की विशेषताएं नहीं, वरन अंतर्राष्ट्रीय ढांचा उत्पादों का निर्धारण करता। फिर विचार तो वाल्टज राजनीति के 3 स्तर मानता है। पहला व्यक्ति यानी मानव, दूसरा राष्ट्र और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संरचना। शांति प्राप्ति के लिए युद्ध के कारणों को जानना जरूरी है। मैन द स्टेट एंड वार 1959 में युद्धों के कारणों का विश्लेषण किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का त्रिआयामी विश्लेषण किया गया है। 3 लेवल एनालिसिस। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को 3 स्तरों में समझा जा सकता है। युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को 3 स्तरों में समझा जा सकता है। पहला मानव व्यक्तिगत स्तर पर यानी ह्यूमन इंडिविजुअल लेवल पर। दूसरा राज्य के स्तर पर। तो वाल्टज ने विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण लेनिन राज्यों की प्रकृति के आधार पर किया है, जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संघर्ष व युद्ध साम्राज्य का विस्तार करने के लिए करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्तर यानी इंटरनेशनल सिस्टम लेवल एनालिसिस। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता पर आधारित है। क्यों? क्योंकि इसे संचालित करने वाले सर्वोच्च सत्ता या विश्व सरकार नहीं है। प्रथम 2 स्तर पर व्यक्तिगत स्तर या राज्य स्तर के आधार पर शास्त्रीय यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विश्लेषण किया। तो क्लासिकल लिबरलिस्ट हैं, वो केवल और केवल मानव स्वभाव यानी व्यक्तिगत स्तर पर और राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन को समझाते हैं। लेकिन जो न्यू लिबरल हैं वो तीनों चीजों पर यानी वो सिस्टम लेवल पर भी एनालिसिस करते हैं। इंटरनेशनल जो सिस्टम है अब वही एनार्किकल है। कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो सबको कंट्रोल कर सके। हालांकि यूनिपोलर वर्ल्ड के बाद यूएसए जरूर हुआ था, लेकिन अब भी उसकी पावर अब उसकी जो हेजेमनी है डिक्लाइन हो रही है। तो कोई सुपर पावर है नहीं जो व्यवस्था को बनाए रख सके, इसलिए सेल्फ हेल्प जरूरी है। केनेथ वाल्टज ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1959 में आती है में तीसरे स्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आधार बनाकर शास्त्रीय यथार्थवाद में सुधार कर नव यथार्थवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। वाल्टज ने नव यथार्थवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते समय व्यवस्था सिद्धांत को अपनाना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत 1950 के दशक में मार्टिन कॉपलान ने दिया था। तो सिस्टम्स एनालिसिस, सिस्टम्स अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन किसने दिया था? मार्टिन कैपलॉन ने दिया था 1950 के दशक में। फिर वाल्टज ने इकाई स्तर यानी यूनिट लेवल एनालिसिस सिद्धांतों को अस्वीकार किया, क्योंकि वे संपूर्ण विश्व की व्याख्या नहीं करते हैं। तो यूनिट लेवल एनालिसिस को ये अस्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे विश्व की व्यवस्था की व्याख्या नहीं करते हैं। व्याख्या को उसके भागों, घरेलू व्यवस्थाओं की अंतःक्रियाओं का परीक्षण करते हुए वर्णन करने का प्रयास किया है। जहां परंपरागत यथार्थवाद कर्ता के रूप में राष्ट्र तथा राष्ट्र हित को केंद्र बिंदु मानता है, वहीं नव यथार्थवाद का केंद्र बिंदु अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है। यह राज्य के अध्ययन के बजाय परंपरागत यथार्थवादी जो राज्य का अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना पर अधिक बल देते हैं। राज्य या राष्ट्र कर्ता कम महत्वपूर्ण है, यानी
स्टेट एज एन एक्टर कम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ही जब एनार्किकल है तो स्टेट कर ही क्या सकता है, कोई व्यवस्था ही नहीं है तो स्टेट कर ही क्या सकता है। स्टेट को तो अपनी सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट मेंटेन ही करने हैं, तो इस सिचुएशन में उसे सेल्फ हेल्प की जरूरत पड़ती है। संरचना उन्हें विशेष प्रकार से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। तो अब संरचना ही ऐसी है कि यूएसए इस तरह व्यवहार करता है, संरचना ही ऐसी है कि भारत को अपनी सुरक्षा मेंटेन करने के लिए सेल्फ हेल्प चाहिए और तरह तरह के पचड़ों में पड़ना पड़ता है। शक्ति का महत्व स्वीकारता है ये। मार्टज के अनुसार नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार है, लेकिन शक्ति महत्वपूर्ण घटक। नैतिकता महत्वपूर्ण है ऐसा मानता है कौन? केनेथ बाल्टज, लेकिन शक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। परंपरागत यथार्थवाद मॉर्गेनथाउ वाला के अनुसार युद्ध का कारण मानव प्रकृति है, जो कि हिंसक व शक्ति लोलुप होती है, जबकि नव यथार्थवाद के अनुसार युद्ध का कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना है। केनेथ बाल्ट मानव स्वभाव को महत्वपूर्ण नहीं मानता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की अराजकतावादी व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानता है। एनार्की तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के केंद्र में अराजकता है। परंपरागत यथार्थवाद में अहमवाद यानी इगोइज्म ये केंद्रीय तत्व था, जबकि नव यथार्थवाद में केनेथ बाल्टज अराजकता के अंतर्गत सहयोग पर बल देता है। इस प्रकार नव यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा हेतु वैश्विक केंद्रीय सत्ता का होना आवश्यक है। इस केंद्रीय सत्ता के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकतावादी है। एक ग्लोबल सेंट्रल अथॉरिटी का होना जरूरी है, और ये नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकतावादी है। सभी कर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं। व्यवस्था के कर्ताओं की क्षमताओं में परिवर्तन आते ही व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आ जाता है। जब बड़ी शक्तियों का उत्थान और पतन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शक्ति संतुलन में परिवर्तन होता है। अराजक व्यवस्था में राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन तो स्थापित हो सकता है, परंतु युद्ध की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है। अगर अराजकता है तो शक्ति संतुलन तो है, तो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है वो चूंकि एनार्किकल है, तो और बैलेंस ऑफ पावर ही मेंटेन है, यानी कि यूएसए चाइना पर अटैक नहीं कर रहा है और चाइना यूएसए पर अटैक नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि शक्ति संतुलन बना हुआ है, लेकिन युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये भी है, युद्ध इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। घरेलू व्यवस्थाएं केंद्रीय व्यवस्थाएं होती हैं जो पदसोपानिक होती हैं, जैसे सरकारी संस्थाएं या कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं सामंजस्य के संबंधों में लिप्त होती हैं तथा औपचारिक रूप से एक दूसरे के बराबर होती हैं। न कोई किसी को आदेश देता है और न ही कोई पालन करता है। यह सर्वोच्च सरकार की अनुपस्थिति वाली राजनीतिक व्यवस्था है। केनेथ बाल्टज अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को समझाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक सिद्धांत के सदस्य का उपयोग करते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत का ये उपयोग करते हैं। यह व्यवहारवाद व व्यवस्थावाद से प्रभावित है। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो यूनिपोलर, दूसरा बाईपोलर, तीसरा मल्टीपोलर। यूनिपोलर 1990 के बाद व्यवस्था हम देख सकते हैं, जहां पर यूएसए एकमात्र एक्टर उभर कर सामने आया था। बाईपोलर ये हम लोग कोल्ड वार का एरा था, ये कोल्ड वार का, जहां पर यूएसए और यूएसएसआर थे। और मल्टीपोलर ये वर्तमान की स्थिति है, जहां चाइना भी महत्वपूर्ण है, चाइना भी इंपॉर्टेंट है, यूएसए भी इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन भी है, भारत भी है। तो यहाँ पर एक मल्टीपोलर वर्ड उभर कर सामने आ रहा। फिर नवयथार्थवादी 2 ध्रुवीय व्यवस्था यानी बाईपोलर को अधिक स्थिर व अच्छा मानते हैं। नवयथार्थवादी का मानना है कि बहुध्रुवीय व्यवस्था यानी मल्टीपोलर सिस्टम की तुलना में बाईपोलर जो सिस्टम है वो केनेथ बाल्टज ने ऐसा बोला है, शांति और स्थिरता की गारंटी ज्यादा होती है। इसलिए 1962 का जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था वो आसानी से निपट गया। यह एक ध्रुविता सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। एक ध्रुविता इन द सेंस कि जब यूएसए एकमात्र सुपर पावर बन के उभरा 1990 के बाद, वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। यूएसए ने पता नहीं कहाँ कहाँ युद्ध किया, इराक पर हमला किया, मतलब बहुत सारी गड़बड़ी करता रहा। ऐसी स्थिति में एक राष्ट्र अन्यों पर अपनी इच्छाएं लाद सकता है, तो लादा भी है उसने, गद्दाफी को मारा, पता नहीं किसको मारा, मतलब सिस्टम करता ही रहा। यथार्थवाद जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों को महत्वपूर्ण मानता है, वहीं नव यथार्थवाद गैर राज्यकर्ताओं या नॉन स्टेट एक्टर को ही महत्वपूर्ण मानता है। नॉन स्टेट एक्टर कौन कौन से होते हैं? नॉन स्टेट एक्टर तो ये एनजीओज हो गए, इंटरनेशनल एनजीओज, फॉर एग्जांपल एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, फिर एमएनसीज आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, ये सब नॉन स्टेट एक्टर हैं। फिर टेररिस्ट जो ग्रुप हैं वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स में आते हैं। यथार्थवाद जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों को महत्वपूर्ण मानता है, ये नॉन स्टेट एक्टर को मानते हैं। नव यथार्थवाद में राज्य संचालन कला यानी स्टेट क्राफ्ट व कूटनीति के लिए कोई स्थान नहीं। तो न्यू रिलीजन में स्टेट क्राफ्ट और डिप्लोमेसी के लिए कोई स्थान नहीं। बाल्टज के नव यथार्थवाद में सेल्फ हेल्प यानी प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा स्वयं करे, इसमें सिक्योरिटी डिलेमा होता है। इसका तात्पर्य है
इसका तात्पर्य है कि जब एक राष्ट्र अपने सर्वाइवल अस्तित्व रक्षण के लिए शक्ति बढ़ाता है तो इससे दूसरे राष्ट्र उग्र हो अपनी शक्ति बढ़ाने लगते हैं। रिलेटिव गेन, तो व्यवस्था में प्रत्येक राष्ट्र की स्थिति और पोजीशन के अनुसार शक्ति व लाभ का वितरण होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के 3 तत्व हैं वाल्टज के अनुसार। पहला है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल एंड संगठनात्मक सिद्धांत, दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, इकाइयों का विभेदीकरण, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज यानी क्षमताओं का वितरण। तो संगठनात्मक सिद्धांत क्या है? 2 प्रकार की संगठनात्मकता होती है। पहली अराजकता, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विकेंद्रीकृत वास्तविकता से जुड़ी है। दूसरी पत्सोपानिक या घरेलू व्यवस्था पर का आधार है। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन में देखा जाए या इंटरनेशनल सिस्टम को देखा जाए तो यहाँ पर एनार्की पाई जाती है, इन द सेंस कि यहाँ पर कोई एक अथॉरिटी नहीं होती है जो सभी को कंट्रोल कर सके। पर अगर हम डोमेस्टिक स्फीयर पे आ जाएं, डोमेस्टिक स्फीयर पर, तो यहाँ पर एक हायरार्की पाई जाती है। हायरार्की पाई जाती है। हमने देखा कि भारत में पहले ग्राम सभा है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं, उसी तरह न्यायपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका। तो यहाँ पर एक हायरार्की पाई जाती है घरेलू स्फीयर में देखा जाए तो। इकाइयों की स्थितियां, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की इकाइयां कार्यात्मक रूप से समान संप्रभु राज्य होते हैं। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम की जब बात करते हैं तो वहां पर जो यूनिट होती हैं वो स्टेट होती हैं, और वो फंक्शनली तो स्टेट आपस में बरहमान ही होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये बिलियार्ड बोर्ड की तरह होती हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो निरंतर टकराती हैं, बल्कि वो ठोस गुणों वाली होती हैं जो संप्रभु होती हैं। क्षमता का वितरण, तो इकाइयों में क्षमता का वितरण ही महत्वपूर्ण है। इसी से महाशक्तियों की संख्या निर्धारित होती है। महाशक्तियों की संख्या ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को का निर्धारण करती है। तो अगर 2 महाशक्तियां हैं तो यूनिपोलर बाइपोलर होगा, अगर एक ही महाशक्ति बची है तो यूनिपोलर होगा, और अगर बहुत सारी महाशक्तियां हैं तो मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। केनेथ वाल्टज का नाम यथार्थवाद मार्गेंथाउ के विपरीत युद्ध के साथ साथ शांति पर भी बल देता है। तो केनेथ वाल्ट युद्ध प्लस शांति दोनों की बातें करते हैं। वाल्टज शीत युद्ध काल यानी कोल्ड वार में यूएसए और यूएसएसआर की तुलना स्पेन व स्पार्टा से करते हैं। अब नव यथार्थवाद की हम धाराएं देख लेते हैं। तो एक तो है न्यू रिलीजम, ये रक्षात्मक रिलीजम एक होता है। डिफेंसिव रिलीजम, ये केनेथ वाल्ट का है, रॉबर्ट जर्विस का है, जैक स्नाइडर का है, चार्ल्स ग्रेजर का है और मस्टन डूनो का है। तो रक्षात्मक जो रिलीजम है यहाँ पर केवल सुरक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है कि स्टेट सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर है, और वो जैसे डिफेंस में कोई बल्लेबाज जब बैटिंग करता है तो क्या करता है, वो केवल डिफेंस करता है, वो ऑफेंस नहीं करता, इन द सेंस कि वो आगे बढ़ के बैटिंग नहीं करता है, वो केवल अपने क्रिच पे रहेगा और टुक 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 करता रहेगा। राहुल द्रविड़ को आप याद कर लीजिए। तो ऐसा ही उदाहरण देश करते हैं कि वो स्टेटस को मेंटेन करने की स्थिति में स्टेटस को मेंटेन करने की बात करते हैं और रक्षात्मक खेलते हैं। ऑफेंसिव में तो जॉन मीर साइमर आते हैं और इनकी जो पुस्तक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये सन 2001 में पुस्तक आती है। रक्षात्मक और आक्रामक, तो राज्यों का प्राथमिक लक्ष्य सुरक्षा को अधिकतम करना है। वे उतनी ही शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं जितनी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। तो अगर चाइना की सुरक्षा 100 मिसाइलों से हो जाती है तो रक्षात्मक वाले कहेंगे कि 100 ही पर्याप्त है। लेकिन अगर आक्रामक यानी ऑफेंसिव वाले बोलेंगे तो ये कहेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर 1000 की कैपेसिटी है चाइना के पास तो उतनी भी रख सकता है। प्राथमिक लक्ष्य शक्ति को अधिकतम करना है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सापेक्ष शक्ति अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त करना होती है। फिर इसमें सुरक्षा दुविधा के प्रति चिंतित होते हैं, तो ये चिंतित रहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा को लेके, और सभी का अंतोगत्वा लक्ष्य प्रधान यानी हेजेमनी को स्टैब्लिश करना होता है। तो सभी अंतिम अंतोगत्वा शक्ति चाइना शक्ति क्यों प्राप्त करना चाह रहा है, क्योंकि वो भी यूएसए की तरह अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करना चाह रहा है। निरपेक्ष लाभ पर इसमें बल दिया जाता है, यानी एब्सोल्यूट गेन पर इसमें फोकस किया जाता है इसमें। अतः राज्य हमेशा शक्ति की प्राप्ति के इच्छुक होते हैं। फिर इसमें अन्य राज्यों को लाभ जिससे चिंतित नहीं, अन्य राज्यों को लाभ जिससे मतलब अगर अन्य राज्यों को चाइना जैसे मान लो 100 मिसाइल रखा, अब इससे भारत को फायदा हो रहा है क्योंकि भारत के पास भले 90 है लेकिन कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस कर रहा है, 90 भी कम नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो हमको हार्म नहीं हो रही है लेकिन अगर दूसरों को लाभ हो रही है तो उससे हमको बहुत चिंता नहीं है। प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रहेगी क्योंकि डिविजनिस्ट स्टेट अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी स्थिति में सुधार करने के जोखिम उठाने को तैयार रहता है। तो प्रतिस्पर्धा तो चाइना और यूएसए के बीच प्रतिस्पर्धा हमेशा
बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो चाइना है ये रिविजनिस्ट स्टेट है, ये इमर्जिंग पावर है, तो ये यूएसए का स्थान लेना चाहेगी, तो संघर्ष तो बना ही रहेगा। ऑफेंसिव रियलिज्म, तो उसके मुख्य समर्थक हैं यूएसए विद्वान जॉन मीरसाइमर। इनकी बुक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। मीरसाइमर के अनुसार अराजक अंतरराष्ट्रीय संरचना में सभी राज्य अपनी शक्ति के विस्तार में लगे रहते हैं, क्योंकि शक्ति ही उनकी उत्तरजीविता एवं सर्वाइवल की गारंटी होती है। सभी राज्यों का अंतिम लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में वर्चस्व स्थापित करना है, हेजेमनी स्टैब्लिश करना है। इसके अनुसार राज्यों की प्राथमिक प्रेरणा स्रोत शक्ति अधिग्रहण है, यानी पावर एक्विजिशन है। यदि शक्ति संतुलन टूट जाता है तो वास्तविक युद्ध छिड़ने की संभावना अधिक है, तक संतुलन बना रहना चाहिए। मीरसाइमर की बुक का नाम है, एक तो है न्यू रियलिस्ट स्टेबिलिटी थ्योरी और बैक टू द फ्यूचर, ये 1990 में बुक आती है, बैक टू द फ्यूचर और न्यू रियलिस्ट स्टेबिलिटी थ्योरी ये देते हैं। वहीं रक्षात्मक यथार्थवादी मस्टन दोनों का मानना है कि राज्य शक्ति की बजाय सुरक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं। वे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की गतिशीलता की परवाह किए बिना युद्धों के प्रति अनिच्छुक होते हैं। एम.जी. स्मिथ, संपूर्ण राज्यों की व्यवस्था में कोई राज्य संप्रभु नहीं है। इन अ सिस्टम ऑफ सोवरेन स्टेट नो स्टेट इज सोवरेन। अब अन्य नव यथार्थवादी हैं जिसमें जोसेफ ग्रीचो हैं, बैरी बुजान हैं, चार्ल्स जॉन्स हैं और रिचर्ड लिटिल हैं। ग्रीचो के अनुसार राष्ट्र हमेशा अपने हित व लाभ पूर्ति में ही रुचि नहीं रखते, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं में लाभ वितरण में भी रुचि रखते हैं। जोसेफ ग्रीको अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग में दो बाधाएं बताता है। पहला धोखेबाजी यानी चीटिंग, दूसरा सापेक्ष लाभ की अवधारणा यानी रिलेटिव गेन की अवधारणा। जोसेफ ग्राइको ने मार्गेंथाउ के पुरातन यथार्थवाद के विचारों को नव यथार्थवाद के साथ मिलाने का प्रयास किया है, दोनों में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। बैरी बुजान, लिटिल एवं जोन्स, उभरते विश्व समाज में अराजकता पूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए। सदस्य द्वारा तार्किकता वहां ही संभव होती है जहां विभिन्न कार्यक्षेत्र संरचनात्मक रूप से एक जैसे होते हैं। तो अब लास्ट में हम लोग नव यथार्थवाद यानी नियो क्लासिकल रियलिज्म को देखते हैं। तो नव शास्त्रीय यथार्थवाद 1990 के दशक के बाद उभरा। रैंडल स्वेलर ने, जैसे नव शास्त्रीय यथार्थवादियों का मानना है कि जिस तरह नव यथार्थवादी मानते हैं कि राज्य प्रकारात्मक या संप्रभुता की दृष्टि से समान है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ऐसा नहीं रहा। स्टीफन वाल्ट के अनुसार नव शास्त्रीय यथार्थवादियों का तर्क है कि घरेलू राजनीति को सत्ता के वितरण और विदेश नीति के बीच एक मध्यवर्ती हस्तक्षेपकारी चर इंटरवीनिंग वेरिएबल्स के रूप में देखा जाना चाहिए। तो हमारी घरेलू पॉलिटिक्स भी महत्वपूर्ण निर्धारण करती है कि हम विदेश नीति और अपना जो डिप्लोमेसी है उसको कैसे रन करते हैं। तो भारत में जो तमिलों का मुद्दा है, तो श्रीलंका के साथ हमारे जो मुद्दे खराब होते हैं या हमारे जो संबंध खराब होते हैं वो तमिलों को इशू को लेके होते हैं। तो ये भारत का घरेलू मसला है। तमिल जो पॉलिटिक्स है ये भारत का घरेलू मसला है, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय रिलेशन भारत का थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। यह विदेश नीति का विश्लेषण का उपागम है। नव शास्त्रीय यथार्थवाद शब्द का प्रथम प्रयोग गिडेन रोज ने किया था। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के रिव्यू आर्टिकल नियो क्लासिकल रियलिज्म और थ्योरीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी 1998 में गिडेन रोज ने इस शब्द का प्रयोग किया है। यह शास्त्रीय यथार्थवाद प्लस नव यथार्थवाद यानी मुख्यतः रक्षात्मक का संयोजन है। तो इसमें जो नियो क्लासिकल रियलिज्म है उसमें नियो प्लस क्लासिकल दोनों का इसमें संयोजन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण की बजाय राज्यों की विदेश नीति का विश्लेषण का ये उपागम है। फिर नव यथार्थवादी, नव शास्त्रीय यथार्थवादी या उत्तर यथार्थवादी विचारक तो फरीद जकारिया हैं। इनकी बुक का नाम है फ्रॉम वेल्थ टू पावर। वालफोर्थ यह एक ध्रुवीयता को स्थायी मानता है, यूनिपोलैरिटी को वॉलफोर्थ इंपॉर्टेंट मानता है, यानी यूएसए की जो स्थिति थी 1990 के बाद इसको ये महत्वपूर्ण मानता है। गिडेन रोज नव शास्त्रीय यथार्थवाद शब्दावली का आविष्कारक। आर स्वेलर, इन्होंने बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी में बताया कि राज्य हितों के संतुलन के लिए गठबंधन करते हैं, कि जैसे भारत और यूएसए क्यों गठबंधन कर रहे हैं या क्यों अब पास आ रहे हैं या क्यों कोलिशन बना रहे हैं, क्योंकि इनके हितों का संतुलन हो रहा है। बैलेंस ऑफ पावर, राज्य अपने हितों की पूर्ति के लिए कमजोर राज्यों के साथ गठबंधन करते हैं। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी, एक शक्तिशाली राष्ट्र का दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र के साथ गठबंधन करते हैं। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी। चलिए यहाँ से हमारा रियलिज्म का टॉपिक खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।